गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग हैं क्लास 7 के इतिहास विषय में। पार्ट 2 है हमारा, नए राजा और राज्य। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। इस पे हम लोग देखते हैं कि नए राज्य और राजा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं हर्षवर्धन, हम लोग लास्ट यही पढ़े थे वो पिछले कक्षा में, कक्षा 6 में। हर्षवर्धन के काल में लगभग उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उनके जो भी सामंत थे, जो भी जमींदार थे, वो धीरे धीरे, अगर कोई मजबूत राजा नहीं रहता है तो धीरे धीरे वो लोग क्या हो रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। तो उन्हीं के हर्षवर्धन के ही मतलब सामंत लोग ही कुछ अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और कुछ जगह स्वतंत्र राज्य उभरना शुरू हो गया। उसी में से कुछ राज्य हुए, उसमें से एक राज्य हुए, इसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रकूट। क्या बोलते हैं? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से पहले यह राज्य हुआ, इसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार एक यहाँ राज्य हुआ, इसको बोलते हैं पाल। ठीक, और भी हुए, लेकिन हम मुख्य रूप से तीनों को देखते हैं पहले। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, ये 3 वंश यहाँ पे स्थापित हुए इस क्षेत्र में। राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट चालुक्य, राष्ट्रकूट से पहले यहाँ एक शासक हुआ करते थे, उसका नाम था चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश के सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट के एक राजा, जो राष्ट्रकूट का ये स्थापना किया अपना वंश का, उसका राजा का नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग द्वारा अपने ही राज्य चालुक्य राजा को पदस्थापित करके, उसको हटा के, च्युत करके, और क्या किया, अपना एक नया वंश का स्थापना कर दिया दंती दुर्ग ने। उसका नाम क्या रख दिया उसने? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, वो अपने राजधानी बनाया मानखेड़े को। मानखेड़े एक जगह था वहां पे, उस जगह में अपना राजधानी बनाया और एक नया वंश का स्थापना इस जगह पे कर दिया, और अपने आप को महाधिराज, परमेश्वर, भट्टरक, इस तरह की उपाधि धारण कर लिया। इस शासन के काल में, इस शासकों के काल में बहुत से अच्छे अच्छे राजा भी हुए और बहुत अच्छे चीजों का भी निर्माण हुआ। जैसे दक्षिण भारत में यहाँ पे कैलाश मंदिर है, जो काफी आज भी ये मंदिर स्थापित है और आज भी इसका महत्व है। एलोरा एलिफेंटा का गुफा, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिमी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट का क्षेत्र पड़ता है। पश्चिमी घाट की इन पहाड़ियों में एलोरा और एलिफेंटा का जो गुफा का निर्माण इन्हीं वंश के शासकों द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा ही किया गया था। राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, इस तरह के बहुत से शासक हुए जो अपने इस क्षेत्र में महान शासन किया। ठीक है, दूसरा शासक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये है, इस क्षेत्र में आया एक शासक बना पाल वंश का। पाल वंश का पूर्वी भारत था, ये पूर्वी भारत हमारा बिहार, बंगाल, झारखंड भी, ठीक है, ये सारे क्षेत्र पाल वंश के शासन में आया। पाल वंश का जो स्थापना किया पाल, उसका नाम था गोपाल, उसी से पाल आया। तो गोपाल जिसका संस्थापक था इस पाल वंश का, और इस पाल वंश में बहुत से राजा हुए, जैसे महिपाल, धर्मपाल, देवपाल। ठीक है, इस तरह से कई राजा हुए और अपने क्षेत्र का विस्तार किया, उड़ीसा तक ले गए, अपने क्षेत्र को आसाम के क्षेत्र में भी ले गए। ये आसाम का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी लेके गए लोग 400 वर्षों तक शासन किए। ठीक है,
और ये लोग इतना ही नहीं, कई तरह के अच्छे कार्य भी किए। जैसे उस समय बिहार में इनके आने से पूर्व, पालवंश से पूर्व बिहार में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय। ये पूरा विश्व में बहुत ही महान विश्वविद्यालय था। यहाँ पे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का और भी हिंदू धर्म का बहुत अच्छे अध्ययन का केंद्र था। देश विदेश से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे पढ़ने। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का समय के साथ इनका महत्व थोड़ा कम होता चला गया, और उस महत्व को कम होते देख यहाँ पे एक विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। उसका नाम पड़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, और इस क्षेत्र में इस जो शैक्षणिक माहौल जो था उसको फिर से स्थापित करने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो जब देखा बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ कर दिया गया था, उसी के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस तरह से पालवंशों ने काफी अच्छे काम किए। अब मामला बनता है, ये 3 वंश का शासक था। यहाँ पे एक जगह हुआ करता था, उसका नाम है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। ये कन्नौज जो था ये काफी महत्व था उस जमाने में। उसका व्यापारिक महत्व था, शिल्प का महत्व था। तो इस क्षेत्र में इस तीनों राज्य का नजर था। तीनों राजा चाहते थे कि जो गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक का नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, और यहाँ भी काफी बड़े बड़े मतलब राजा हुए, काफी पावरफुल राजा हुए। तो ये तीनों शासकों का नजर था इस कन्नौज पर। और कन्नौज पर जब शासन, तो क्या हुआ कि ये तीनों आपस में लड़ते रहे। किसके लिए? इस कन्नौज के लिए। इस लड़ाई को मुख्य रूप से नाम जाना जाता है त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से। इस तीनों के लिए, जो कन्नौज के लिए तीनों लड़ते थे, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों लड़ते रहे। कई बार ये दोनों, कई बार ये दोनों, कई बार ये दोनों, ऐसी लड़ाई करते रहे इस क्षेत्र को कब्जा में लेने के लिए। ये संघर्ष काफी दिनों तक चलता रहा, और अंततः क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार को कन्नौज पे कब्जा हो गया। बाकियों का स्थिति धीरे धीरे करके खराब होती चली गई। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो त्रिपक्षीय युद्ध था, यह त्रिपक्षीय संघर्ष था, इस पे गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। लेकिन मुख्य रूप से तीनों आपस में लड़ते रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि कई क्षेत्र में अलग अलग राजा अपने राज्य को स्थापित कर लिए थे। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो दक्षिण का भाग है, दक्षिण के भाग में भी कई राज्य थे पहले। जैसे यहाँ पे एक राज्य हुआ करते थे इस तरह से, उसका नाम था चेर। क्या नाम था? चेर। यहाँ पे हुआ करता था, उसका नाम था पांड्य। क्या नाम था? पांड्य शासक। पांड्य। ठीक है, और इस क्षेत्र में था, इस शासक का नाम था चोल। ठीक है, चोलों का था, पांड्यों को और चेरों का शासन था। ठीक, इस तरह से 3 तरह का शासक हुआ करते थे यहाँ पे दक्षिण भारत में। ये उत्तर भारत से थोड़े से अलग था। लेकिन क्या हुआ कि दक्षिण भारत में जो चोल थे, ये चोल बहुत ही, पहले तो तीनों का महत्व था, जो हम लोग मतलब पहले, बहुत पहले से था, मतलब प्राचीन इतिहास में भी इन तीनों का उल्लेख है। तो प्राचीन इतिहास के बाद ये दोनों की स्थिति, जो चेर और पांड्य की स्थिति, धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और चोल धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर लिए। चोलों का जो, चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था, उसका नाम था विजयाल। क्या नाम था? विजयाल। तो विजयाल द्वारा यहाँ पे एक चोल शासन का स्थापना किया गया, और इनका संघर्ष होता रहता था। राष्ट्रकूटों के साथ भी संघर्ष होता था। राष्ट्रकूटों से एक बार इनकी हार भी हुई थी, लेकिन ये हार मतलब
माने नहीं, अपने आप को स्थापित कर किए हुए रहे और बाद में पांड्य और चेरों को भी हरा के इस पूरे क्षेत्र में यहां से यहां के पूरे क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिए और अपने आप को मजबूत कर लिए। राज प्रथम इसका जो शासक था, ये विजयाल के बाद जो शासक आया, राज प्रथम, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया कि श्रीलंका, जैसा कि जानते हैं यहाँ पे समुद्र में एक टापू है श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, इधर मालदीव पे कब्जा कर लिया और बहुत से मतलब सागर पे भी इनका कब्जा था और नौसैनिक का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक चोलों को माना जाने लगा। चोल नौसेना में यानी जल वाला सेना में बहुत ही शक्तिशाली हो गए और पांड्यों से मदुरई छीन लिया, चेरों से भी अपना राज्य छीन लिया और अपना साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। ठीक है, इसके बाद जो शासक आया इसमें चोल में, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने तो इंडोनेशिया मलेशिया तक अपना कब्जा कर लिया। उसका नौसैनिक इतना ज्यादा मजबूत था कि इंडोनेशिया मलेशिया तक कब्जा कर लिया और अपना शासन को यहाँ गंगा के तट तक पहुंचाने का उसने बेड़ा उठाया और अपने आप को गंगई कौन का उपाधि धारण करा लिया। यानी उस समय इसका पूरा जावा, यानी इंडोनेशिया को जावा बोलता था, सुमात्रा, जावा, मालदीव, श्रीलंका, इन सारे क्षेत्रों में और उत्तर भारत तक इसका शासन व्यवस्था चल गया और एक काफी शक्तिशाली राजा बन गया राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम काफी शक्तिशाली शासक था। झारखंड की जो स्थिति थी उस समय पाल वंश के ही शासन में था, लेकिन बाद में पाल वंश कमजोर होते गया और चोल भी वहां पे, चोल का भी आक्रमण हो गया। भारत में ये जो झारखंड है, झारखंड में भी अपना एक छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उसमें इटखोरी एक क्षेत्र है, इटखोरी, वहां पे महिपाल का शिलालेख पाया गया। पाल वंश का शासक था महिपाल, महेंद्रपाल का ये शिलालेख पाया गया है। और उसके बाद हजारीबाग, इस क्षेत्र मानभूमि में भी नागवंशी शासक, छोटा नागपुर में नागवंशी शासक का भी कुछ शासन चलता था। ये लोकल छोटे छोटे राजा थे और यहाँ पे मुख्य रूप से उनका शासन चलता था। हम लोग देखते हैं चोल वंश में खासियत क्या था चोलों के साथ, कि चोल में जो अपना प्रशासन था, ये प्रशासन काफी ही इस आधुनिक जो हमारा जो आज का प्रशासन है इससे काफी मिलता जुलता, काफी मतलब आज जो प्रशासन चलता है, आज जो व्यवस्था चलती है, कहीं ना कहीं चोलों के समय, उस समय ऐसी व्यवस्था देखी जाती थी। और कहीं ना कहीं हमारा जो शासन व्यवस्था है उस पुराने शासन व्यवस्था का ही फॉलो किया गया है, उसी पुराने शासन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया है। चोलों के समय में सबसे महत्वपूर्ण, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था युवराज का, यानी राजा का जो पुत्र, अगला राजा जो बनेगा वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। उसके बाद राजा का मंत्री आदि होते थे। ये लोग क्या किए थे, चोल अपने पूरे राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित कर दिए थे। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में विभाजित कर दिए थे। ये चोलों का जो पूरा राज्य था ये 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत जो थे उसको क्या कहते थे उस समय लोग? मंडलम। ठीक है, इसको मिटाते हैं। प्रांत थे, प्रांत का उस समय नाम था, मतलब सबसे तो राज्य हो गया ऊपर, राज्य के नीचे 6 मंडलम, इसको प्रांत बोलते थे। मंडलम में ये 6 होता उस समय, मंडलम में विभाजित कर दिए थे 6 भाग में। इसके नीचे होते थे नाडु। क्या होते थे? नाडु। और इसके नीचे होते थे कुर्रम। कुर्रम को कोट्टम भी बोलते थे। कोट्टम, कुर्रम या कोट्टम। तो अब देखिए यहां राज्य, यहां प्रांत हो गए, ये हो गए नाडु को समझिए जिला, और ये एक तरह से प्रखंड की तरह होता था। तो अभी जो व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में है राज्यों का, कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था दिखती है। मैंने पहले इसलिए बताया कि अभी जो शासन व्यवस्था है भारत में, ये चोलों का शासन व्यवस्था से मिलता है। इसलिए चोल उस समय इस तरह की शासन व्यवस्था
रखे थे। ठीक है, इतना ही नहीं, चोल लोग में एक और व्यवस्था थी जिसको कहते थे स्थानीय शासन व्यवस्था। अभी जैसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था जो रखे हुए ना, पंचायती राज व्यवस्था, उसको वो भी उस जमाने में पंचायती राज व्यवस्था चोलों के समय था। जो चोल लोग जो स्थानीय प्रशासन का पंचायत था उसका नाम दिया था वो लोग वरियम। वरियम क्या नाम था? वरियम। एक तरह से ये पंचायत था। ठीक है, ये पंचायत में तीन तरह का क्या करते थे, सभा होता था। एक सभा था उसका नाम था ऊर। क्या नाम था? ऊर। सभा, बैठकी होता था। दूसरे को सभा या महासभा बोलते थे, सभा। ठीक है, और तीसरा होता था उसका नाम था नगरम। ठीक है, जो ऊर वो था आम लोगों के ग्रामवासियों का सभा होता था ऊर। जो सभा या महासभा जो कहलाता था ये था गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का अपना महत्व था उसमें, तो ब्राह्मणों का सभा होता था, उसको कहते थे, क्या कहते थे उसको? सभा या महासभा, उसका नाम था। और तीसरा जो था नगरम, ये एक तरह से क्या था, व्यापारियों का अपना संगठन था, व्यापारियों का सभा था। व्यापारी लोग अपना सभा रखते थे कि किस तरह से इसको चलाया जाए। और इसके अलावा एक और पद होता था, उसको कहते थे मध्यस्थ। मध्यस्थ एक पद था। ये पद क्या था, अभी जो आप लोग सुने होंगे कि पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है। सुने होंगे, नहीं सुने तो मुखिया से पूछिएगा कि पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है, जो सरकारी पद होता है, जो सरकार द्वारा पदस्थापित एक पद होता है। वो पंचायत की सरकार से कनेक्टिविटी रखती है, यानी ऊपर के जो सरकार, हमारे राज्य सरकार है, उसका पूरी व्यवस्था ये कौन देखता है? पंचायत सचिव। वही पंचायत सचिव उस समय था मध्यस्थ के रूप में। ये सीधा राज्य को, राजा को या ऊपर के अधिकारी को, ये गांव से ऊपर वाले अधिकारी से कनेक्टिविटी इसका था, कि ताकि ये वरियम में यानी ग्राम पंचायत में किसी तरह का कोई समस्या है, जो किसी तरह का उल्टा सीधा परेशानी अगर तो नहीं हो रही है, तो ये सीधा उस ऊपर के अधिकारी या मंत्री से या राजा से कनेक्टिविटी इसकी थी। तो सोचिए कि जो व्यवस्था हमने पहले भी बराबर बोला कि जो व्यवस्था आज हम लोग किए हुए हैं, पंचायती राज व्यवस्था या राज्यों का व्यवस्था या देश का जिस तरह के विभाजन किए हुए हैं, वो विभाजन उस जमाने में चोलों के समय में था। हम इतिहास पढ़ने के पीछे इसलिए जोर देते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को, पुराने चीजों को सीख के उसका नया रूप, नया रंग, नई चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हम पुरानी चीजों को नहीं ध्यान देंगे तो नया बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राजा इस तरह से व्यवस्था रखे थे। इसके बाद लोग, चोलों में क्या व्यवस्था थी कि चोल लोग अपने पूरे संपत्ति का 2 हिस्सा करते थे। चोल राजा एक हिस्से में वो अपने राजा, मंत्री और राजकाज में खर्च करते थे, अपना खर्च जो होता था राजा के अंदर वो करते थे। और दूसरा भाग था ये सार्वजनिक कार्यों में लगता था, जैसे तालाब का निर्माण करना है, कर्मचारियों का वेतन देना है, मंदिर का निर्माण करना है, ठीक है, और भी किसी तरह का कोई काम करना है, तो इस तरह से वो इस पे खर्च करते थे। सेना का भी अपना अपना टुकड़ी होता था, नौसैनिक, थल सैनिक सब होते थे। वायुसेना सिर्फ उस समय नहीं होता था। नौसैनिक मानी जल सेना और थल सेना उस समय होता था। जहाजी बेड़ा भी होता था, जहाजों से भी लड़ाइयां होती थी उस समय भी, नाव जहाज आदि होते थे। और जो मुख्य सेनापति था उसको कहा जाता था महादंड नायक। सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महादंड नायक। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस तरह से चोलों का ये व्यवस्था था। चोलों में कला, स्थापत्य कला जो था या जो मंदिरों आदि के भवनों का निर्माण होता था, उसको भी थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो चोल साम्राज्य में क्या था कि मतलब जो वहां पे दक्षिण भारत में, अभी भी आप अगर दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो दक्षिण भारत में क्या पाइएगा कि वहां के मंदिर है, वो मंदिर द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली
ये द्रविड़ शैली। देखिए भारत में जितने मंदिर बने हैं वो 3 शैलियों में बने हैं। पहला शैली है उसको कहते हैं नागर शैली, नागर शैली। दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में ऐसा पाया जाता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश इस सब में एक शैली है, वो है बेसर शैली, बेसर शैली। यानी 3 शैलियों का मंदिर निर्माण आपको देखा जाएगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये उत्तर भारत में है, ये दक्षिण भारत में है, ये मध्य भारत में है। ठीक है, इस तरह की देखा जाता है। मुख्य इसमें अंतर क्या है ये हम लोग देखते हैं। जो नागर शैली होता है इसमें मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो होता है इस तरह का होता है, यानी जो ये ऊपर का ये गया हुआ है ये गोल लेके जाता है। ठीक है, गोलाकार धीरे धीरे गोल को ही सकरा करते हुए ऐसे हम लोग नुकीला बना देते हैं। लेकिन द्रविड़ शैली का मुख्य जो सिस्टम है वो क्या है कि इस तरह से रहता है, इस तरह से। कहने का मतलब 4 डायमेंशनल बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है। ये देखिए, ये गोल अंदर नहीं, गोल नहीं रहता है, बुक्स में दिया हुआ है ये गोल नहीं रहता है। ऐसे ऐसे यहां से गया, इधर से ऐसे से गया, तो चारों तरफ से 4 पट्टी जाके मिलता है ऊपर में और नुकीला बन जाता है। तो इस तरह से जो था हमारा ये था द्रविड़ शैली। और बेसर शैली क्या था कि ये दोनों शैलियों का कहीं न कहीं मिला मिलाया रूप था। इसकी बेसर शैली में नुकीलापन थोड़ा ऊपर जाके कम हो जाता था, उतना नुकीला नहीं रहता था। ये जो है था, ये जिस तरह से नागर शैली में एकदम से नुकीला ऊपर होता था ना, वैसा नुकीला नहीं होके थोड़ा सा गोलाकार टाइप से ऊपर में हो जाता था। तो इस तरह से 3 शैलियों का भारत में मंदिरों का निर्माण देखा गया है। उसमें से ये द्रविड़ शैली जो है, चोलों का मुख्य मंदिर निर्माण का मुख्य तरीका जो था वो हमारा ये द्रविड़ शैली था। सबसे महान मंदिर वहां पे बना है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। इसकी ऊंचाई बताया जाता है कि 192 फीट है। ठीक है, और ये शिव जी का ही मंदिर है। और इसमें दीवार की बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार में कई मूर्तियां आदि बना हुआ है। और वहां पे एक होता था क्या, द्रविड़ शैली का और एक सिस्टम है कि वहां पे जैसे क्या होता है कि एक प्रांगण होता था, मंदिर परिसर होता था, उसमें कई मंदिर एक साथ रहते थे। छोटे मुख्य मंदिर, छोटे मंदिर, द्वार, एक गोपुरम होता था, जैसे सामने जैसे घुसते हैं वहां पे एक मंदिर जैसा बना के एंट्री पॉइंट होता था, उससे आप अंदर जा सकते थे। ऐसे करके एक पूरी कंप्लीट, आप दक्षिण भारत में जब भी अभी भी जाइएगा तो उस तरह से कंप्लीट एक मंदिर नहीं होता है, एक प्रांगण में 8-10 मंदिर अलग अलग देवी देवताओं का होता है और सारे अलग अलग रहते हैं और कंप्लीट एक घेरे के अंदर एक के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से द्रविड़ शैली का वो भी एक नमूना है कि एक सिंगल मंदिर नहीं होके कई मंदिर आपस में रहते हैं और बहुत से देवी देवता हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप वहां पे अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में अगर आप जाइएगा देखने जाना भी चाहिए, तो आप इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की शैली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था राजा और राज्य के बारे में। और आपने इसमें यही देखा कि हम लोग उत्तर भारत में मुख्य रूप से ये हर्षवर्धन के बाद 3 शासक उभरे। ठीक है, हमने गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में जो संघर्ष था, त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बारे में जाना, कन्नौज के लिए था। और सभी राज्य बाद में गुर्जर प्रतिहार इसको जीते। और दक्षिण भारत में इसी तरह से 3 राज्य जरूर थे, चेर, पांड्य और चोल। लेकिन फाइनली चोलों का वहां दबदबा रहा और चोल उत्तर भारत तक अपना दबदबा बनाया। पूरा समुद्री क्षेत्र में जो भी द्वीप महाद्वीप थे उन क्षेत्रों में भी उनका अपना वर्चस्व रहा और काफी क्षेत्रों में इनका अपना था। तो और चोलों का जो व्यवस्था था अपना, हमने देखा प्रशासनिक व्यवस्था था, स्थानीय व्यवस्था था, एक काफी आज के आधुनिक व्यवस्था से मिलता सा था। तो हमने कहीं ना कहीं चोलों का जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को आज हम लोगों ने अपना रखा है और उसको अच्छा मान के ही चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इन चीजों को पुराने चीजों से जोड़ के देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये चीज अभी जो व्यवस्था है हमारे देश के अंदर वो कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो ये आप आज समझ सकते हैं कि इस तरह से इतिहास को पढ़ के लोग पुराने चीजों को पढ़ के और इस तरह की व्यवस्था लाए थे। ठीक है,
तो आप इस तरह देखिएगा और क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कीजिए, एक बार तो पूरी किताब को पढ़िए, फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी कीजिए और इंपॉर्टेंट चीजों में टिका दे लगा के रखिए। ठीक, धन्यवाद।